हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया और यान साओ का बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, तो साओ ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे जिया को मई मई का कॉल आता है और मई मई जिया को स्टोर बुलाती है किसी काम से। तो जिया साओ और यान को कहती है, मैं मई मई को लेकर आती हूँ, वैसे तुम लोगों को भी कुछ चाहिए क्या खाने पीने में? तो वो दोनों कहते हैं हमारे लिए ड्रिंक लेते आना। तो जिया कहती है ठीक है, और जिया वहाँ से चली जाती है। आगे यान साओ को एक गिफ्ट देता है, तो साओ उस गिफ्ट को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो यान कहता है इतने में ही खुश मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। और यान साओ को वो टैटू दिखाता है, तो साओ उस टैटू को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने मजाक ही मजाक में यान के पीठ पर वो टैटू बनाया था, लेकिन यान ने उस टैटू को असली में अपने पीठ पर बनवा लिया होता है। तो साओ ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होती है और वो यान को कहती भी है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो यान कहता है ये मेरी फीलिंग्स है और तुम मेरी फीलिंग्स को चेंज नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे साथ जो भी पल बिताया है मैं उसे सहेज कर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। तो साओ ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होती है और वो बात को पलटने के लिए साओ को मारती है। तो यान कहता है आज मेरा भी बर्थडे है, क्या तुम मुझे बर्थडे विश नहीं करोगी? तो साओ उसे बर्थडे विश नहीं करती, उल्टा उसे मारने लगती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की क्यूट सी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। कुछ देर बाद जिया भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ हंसते खेलते देखकर उसे भी बुरा लगता है, लेकिन बाद में वो इस बात को माइंड नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों दोस्त हैं और अच्छा ही कि वो दोनों आपस में घुल रहे हैं ताकि वो तीनों एक साथ रह सके। आगे वो चारों साथ में ड्रिंक करते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। तो जिया साओ को कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसी तरह हंसती खेलती रहो और तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई परेशानी ना आए जिससे तुम परेशान हो। आगे वो लोग पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं और वो सब साथ में गेम खेलते हैं। पहले तो यान उस गेम में जीत रहा होता है, लेकिन बाद में वो हारने लगता है। तो यान को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, तो वो गेम का सारा सामान बिखेर देता है, क्योंकि अगर वो नहीं जीत सकता तो वो भी किसी को नहीं जीतने देगा। और यहाँ पर इसी बात को लेकर सारे दोस्तों में क्यूट सी नोकझोंक होने लगती है। आगे वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करके घर जाने लगते हैं। तो जिया मई को भी कहती है चलो हमारे साथ। तो मई कहती है यान ने मुझे बाइक पर बैठने से मना किया है, तो मैं इस बाइक पर कैसे बैठूंगी? तो यान कहता है अगर तुम मेरी बाइक पर बैठोगी ना तो मेरी बाइक पूरी तरह टूट जाएगी, इसलिए कभी भी मेरी बाइक पर मत बैठना। और यहाँ पर इन दोनों में भी छोटी मोटी लड़ाई होने लगती है। आगे वो लोग घर जाने लगते हैं। तो साओ अपने रूम में जाकर सो जाती है और जिया और यान एक साथ जाकर बाहर में सो जाते हैं। तो यान जिया को कहता है क्या साओ ग्रेजुएशन के बाद यहाँ से चली जाएगी? तो जिया कहती है मुझे नहीं पता, वो हमेशा विदेश में ही रही है और इस बारे में उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो यान ये बात सुनकर थोड़ा सैड फील करता है। तो यान जिया को कहता है मुझे तुमसे एक बात करनी है, मैं साओ को पसंद करता हूँ, अगर मैं और साओ रिलेशनशिप में आ जाते हैं क्या तुम तब भी साओ की अच्छी दोस्त बनकर रह पाओगी? तो यान ये बात जिया से पूछता तो है, पर जिया सो जाती है और वो यान की ये बात नहीं सुनती और बेचारा यान जिया को बच्चों की तरह सोता देखकर स्माइल करता है और कहता है तुम तो कभी भी कहीं भी सो जाती हो। अगले दिन गर्मियों की छुट्टियां हो जाती है और जिया अपने घर जा रही होती है। तो वो साओ को भी अपने साथ घर चलने को कहती है। तो साओ कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, मैं यहीं पर कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। तो जिया कहती है अगर तुम हमारे साथ चलती तो तुम्हें भी वहाँ पर बहुत मजा आता। तो साओ कहती है कोई बात नहीं, मैं अगली बार तुम्हारे साथ चल लूंगी। आगे साओ जिया को एक नेकलेस गिफ्ट करती है और कहती है ये नेकलेस तुम्हारे लिए खुशियाँ लाएगा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। और साओ जिया के गले में वो नेकलेस पहना देती है। आगे यान और साओ दोनों ही जिया को बस स्टेशन छोड़ने के लिए जाते हैं और उसे अच्छे से विदा करके वो लोग घर जाने लगते हैं। तो यान साओ को अपने करीब रखने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और साओ उसे दूर भागने की कोशिश करती है, पर यान उसका पीछा ही नहीं छोड़ता कि तभी रास्ते में बाइक खराब हो जाती है। तो उन दोनों को पैदल ही घर जाना पड़ता है, लेकिन वो लोग रास्ते में खूब मस्ती करते हैं और साओ और यान एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों पूरे रास्ते ढेर सारी मस्ती करते हैं और उसके बाद वो दोनों घर आते हैं। तो साओ घर के अंदर जाने लगती है। तो यान कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? तो साओ कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो यान कहता है मुझे पता है कि तुम भी मुझसे पसंद करती हो, पर तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्या ये सब जिया की वजह से है? तो साओ कहती है तुम जिया के हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। तो यान कहता है मैं जिया को पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम ये नाटक कर सकती हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं ये नाटक नहीं कर सकता। अगर हम तीनों की दोस्ती के बीच कोई तीसरा आया है, वो या मैं या तुम हो, वो जिया नहीं है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो एक विक्टिम है।
लेकिन तुम ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करता रहूंगा। और यान ये कहकर जाने लगता है कि तभी साओ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचकर अपनी तरफ खींचती है और उसे किस कर लेती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर जिया घर जा रही होती है और उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके दो दोस्त उसके पीठ के पीछे क्या गुलछले उड़ा रहे हैं। आगे साओ को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि जिया ने उसे बताया था कि वो यान से बहुत प्यार करती है और वो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के प्यार को छीन रही है। तो साओ यान को कहती है अगर एक दिन मैं यहाँ से गायब हो गई तो मेरे पीछे तुम जिया का ख्याल रखना और उसे वो सारी खुशियाँ देना जिसकी वो हकदार है। तो यान साओ की इस बात को नहीं समझ पाता कि आखिरकार साओ ये सब क्यों कह रही है और यान सिर्फ साओ के साथ प्यार करने में बिजी रहता है और वो इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देता। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का भरपूर रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टी खत्म हो जाती है और जिया अपने घर वापस आ जाती है। तो वो जैसे ही घर वापस आती है तो वो देखती है कि साओ अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से चली गई है। तो जिया ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो हर जगह साओ को ढूंढती है। तो जिया को पता चलता है कि साओ ने कॉलेज से भी अपना नाम कटवा लिया है। तो जिया ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सीधा यान के पास आती है, वो भी भीगते भीगते। तो यान कहता है तुम इतनी बारिश में भीग क्यों रही हो, आखिरकार क्या बात है। तो जिया रोते रोते यान को बताती है कि साओ कहीं चली गई है और उसका पता नहीं चल रहा। तो यान भी ये सब सुनकर तो पूरी तरह सदमे में आ जाता है और वो सीधा घर जाता है साओ को ढूंढने के लिए कि तभी यान को एक कॉल आता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उसी एक्सीडेंट में उसके पापा की मौत हो गई है। तो यान जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है। आगे यान अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है। तो यान बहुत ही सैड होता है क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट तो हो गया पर उसके पापा उसके ऊपर 10 लाख का कर्जा छोड़कर जा चुके होते हैं और वो सारा कर्जा यान को ही चुकाना होता है। वेल यान पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। वो जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की भी उसे छोड़कर चली गई होती है और उसके पापा भी उसे छोड़कर चले गए होते हैं, उसके ऊपर 10 लाख का कर्जा छोड़कर, और उसके ऊपर उसके भाई की जिम्मेदारी भी होती है। तो बेचारा यान तो पूरी तरह पागल ही हो गया होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी लाइफ में करे तो करे क्या। पर जिया यान का साथ नहीं छोड़ती और वो उसे सपोर्ट करती है। वेल आगे यान पूरी तरह बदल जाता है। पहले वो जितना हंसा करता अब वो बिल्कुल गुमसुम रहने लगा होता है और पूरी तरह अपने आप को कठोर बना लिया होता है। तो जिया को यान की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, अगर तुम पार्ट टाइम जॉब करो और उसमें तुम्हारे खाने पीने रहने के सारे खर्चे को मैनेज कर दे तब भी तुम्हारे पास कुछ पैसे बचेंगे जिससे तुम अपना कर्जा चुका सकते हो। और अगर इसमें तुम मेरे घर के पास आकर रह जाओ तो तुम्हारा खर्चा और कम हो सकता है, इससे तुम अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट कर पाओगे और अपना कर्जा भी चुका पाओगे। तो यान कहता है मैं कॉलेज नहीं जाने वाला, मैं कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने वाला हूँ, मुझे किसी भी तरह इन सारे कर्जे को तोड़ना है। तो जिया कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है तुमने कॉलेज में जाने के लिए कितनी मेहनत की थी, तुम इस तरह कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, तुमने बहुत मेहनत की है, अब कुछ साल ही तो बचे हैं तुम्हारे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में, प्लीज उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। तो यान जिया की बात मान लेता है और कहता है ठीक है मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं करूंगा। आगे यान जिया के साथ रहने के लिए आ जाता है और वो साओ के रूम में ही रहता है। तो यान जैसे उस रूम को देखता है तो उसे साओ की याद आती है और बेचारे का दिल पूरी तरह टूट जाता है। पर यान ये बात जिया को नहीं बता पाता। आगे वो दोनों साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, पर यान में वो पहली वाली बात नहीं होती। जिस तरह वो हंसता खेलता था अब वो इस तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता। तो जिया को यान की फिक्र होती है पर वो इतने में ही खुश रहती है कि यान कम से कम उसके पास तो है, वो दोनों साथ तो हैं। अगले दिन यान काम पर जा रहा होता है तो जिया कहती है आज तुम्हारा टेस्ट है, तुम काम पर कैसे जा सकते हो, अगर तुमने ये टेस्ट नहीं दिया तो तुम फाइनल्स के एग्जाम नहीं दे पाओगे, प्लीज तुम आज कॉलेज चलो। तो यान कहता है आज का शेड्यूल मेरा फुल है, आज मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा, और यान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिया को यान के लिए बहुत बुरा लगता है। तो जिया एक ट्रिक अपनाती है और वो यान बनकर क्लासरूम में चली जाती है और यान बनकर ही क्लासरूम में एग्जाम देने लगती है। पर बेचारी का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है क्योंकि टीचर उसे पकड़ लेते हैं। तो बेचारी को इस कारनामे की पनिशमेंट भी मिलती है और उसे पूरे कॉलेज में झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ता है। और इन सब में मई भी उसका साथ देती है और कहती है ये सब यान की वजह से हुआ है, अगर तुमने वो कलाकारी नहीं की होती तो आज हम लोग ये सब नहीं कर रहे होते। तो जिया कहती
कहती है तुम्हें नहीं पता यान बहुत ही तकलीफ में है, वो काम की वजह से सो भी नहीं पाता, मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती इसलिए मैंने उसके लिए ये सब किया। तो मई कहती है तुम उससे इतना प्यार करती हो तो जाकर उसे कह क्यों नहीं देती। तो बेचारी जिया सोच में पड़ जाती है। आगे सारे कर्जे वाले यान को कॉल करके परेशान कर रहे होते हैं कि वो पैसे कब देगा। तो यान सबको कहता है कि वो पैसे दे देगा, पर बेचारे के पास पैसे नहीं होते कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसे कुछ पैसे देता है और वो पैसे इलीगल तरीके से कमाए गए होते हैं, पर यान को इस बारे में नहीं पता होता। तो यान अपने दोस्त को कहता है कि वो ये पैसे नहीं लेगा, वो इंतजाम कर लेगा, पर उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हें इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकता, प्लीज ये पैसे ले लो। तो यान वो पैसे ले लेता है। आगे उस ठेकेदार को पता चल जाता है कि उस बंदे ने इलीगल तरीके से पैसे कमाए हैं, तो वो ठेकेदार उसकी पूरी वाट लगा देता है। लेकिन इन सब के बीच में यान भी पिस जाता है और उस ठेकेदार को लगता है कि यान भी कमीशन खाता है। तो वो ठेकेदार यान को भी बुरा भला कहने लगता है और उसके पापा को लेकर उसे 4 बातें सुनाने लगता है। तो यान को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस ठेकेदार से लड़ाई करने लगता है। तो वो ठेकेदार उन दोनों को काम से बाहर निकाल देता है। तो यान अपने दोस्त को कहता है कि जाकर वो उस ठेकेदार को पूरी बात बताए कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है अगर मैं उस ठेकेदार को बता भी दूं तो क्या हो जाएगा, वो हमें काम पर नहीं रखेगा क्योंकि तुमने उसे मारा है, इसलिए शांत हो जाओ और कहीं और काम ढूंढो, अगर मुझे काम मिल गया तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है। तो जिया उसे शांत करने की कोशिश करती है पर यान उसकी भी नहीं सुनता कि तभी उधर से एक कार आ रही होती है जो जिया के ऊपर ही चढ़ने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर यान आ जाता है और जिया को बचा लेता है। तो जिया यान की ऐसी हरकत को देखकर बहुत ही खुश होती है और वो फूले नहीं समाती कि यान को उसकी परवाह है। आगे जिया यान के लिए जॉब ढूंढ रही होती है कि तभी यान को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो प्रॉब्लम में है। तो यान सीधा अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए गैंगस्टर के पास जाता है और वहाँ पर जाकर उन लोगों से डट कर बात करता है। तो उन बंदों को भी यान का ये एटीट्यूड बहुत ही पसंद आता है और वो बंदे यान को अपने साथ मिलकर काम करने को कहते हैं, पर यान उन लोगों के साथ काम करने से मना कर देता है क्योंकि यान ऐसा कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहता जिससे आगे चलकर उसे प्रॉब्लम हो। तो वो बंदा जाने से पहले यान को कहता है तुमने ऐसे ऐसे दोस्त पाल कर रखे हैं ना, ये दोस्त तुम्हारे ही पीठ में छुरा भोंकेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वो बंदा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो यान उसकी बातें सुन लेता है और वो भी अपनी घर की तरफ निकल जाता है। आगे यान कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है। तो जिया भी यान के साथ उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती है और वहाँ पर खाना बेचती है ताकि वो यान के करीब रह सके। और बेचारी इन्हीं सब चक्कर में बीमार हो जाती है। तो यान पूरी रात जागकर जिया का ख्याल रखता है, उसके लिए सूप बनाता है। जब जिया को इस बारे में पता चलता है तो वो फूले नहीं समाती। तो मई कहती है मैंने तुम्हारी कुंडली एक बाबा से दिखवाई है और उन बाबा का कहना है कि तुम्हारे कुंडली में धनों की वर्षा का योग है, तुम्हारी शादी जिससे भी होगी वो अमीर बन जाएगा, तो क्यों ना तुम यान से ही शादी कर लो। वैसे भी यान को पैसों की जरूरत है और तुम यान से प्यार भी करती हो, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, ये मौका तुम्हें बाद में नहीं मिलेगा, जल्दी से जाओ और यान को प्रपोज कर दो। तो जिया भी पूरा मन बना लेती है और वो सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और यान को जाकर अपने दिल की बात बता देती है और कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी कि तुम मुझे पसंद करो, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। मेरी कुंडली में धन वर्षा का योग है, मेरी शादी जिससे भी होगी वो अमीर हो जाएगा, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो और अमीर बन जाओ, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा। तो वहाँ के सारे वर्कर्स भी यान को कहने लगते हैं कि तुम इस लड़की से शादी कर लो, ये लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर तुमने इसका दिल तोड़ा तो ये बहुत ही गलत होगा। तो यान ये सारी बातें सुनकर स्माइल करता है और जिया को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जिया ये सब देखकर बहुत खुश होती है।